तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि स्वर संधि के भेद के बारे में देखें कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये कुल मिलाकर 5 भेद होते हैं। सबसे पहला है दीर्घ संधि। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नाम में दीर्घ यानी कि बड़ी आवाज़, जिसको बोलने में थोड़ा अधिक समय लगता है तो उसे दीर्घ संधि बोलते हैं। और इसके 2 तरह से भेद हम समझ सकते हैं। एक होता है जैसे ये अ है, अ ह्रस्व है और बड़ा आ लिखे तो वो दीर्घ होता है। इसके बोलने में भी दुगना समय लगता है और इसको बोलने में कम समय लगता है, एक मात्रा वाला समय लगता है। आ को बोलेंगे तो आ लंबी आवाज़ आएगी और अ को बोलेंगे तो कम आवाज़ आएगी, जल्दी से जो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए ह्रस्व दीर्घ को समझना मुश्किल नहीं होता, इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। अब जैसे अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर हैं, इनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर आ, ई, उ और जैसे री भी इसमें शामिल हो गया तो री, डबल मात्रा का समय लगता है, दुगना समय लगता है, वो होते हैं दीर्घ स्वर। उनको दीर्घ यानी कि लंबी आवाज़ वाले, देर तक सुनाई देने वाले, जिसको बोलने में दुगना समय लगता है। और ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में एक मात्रा वाला समय लगता है। तो इस तरह से हम इनका आसानी से समझ सकते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या है और दीर्घ स्वर क्या है। अब हम दीर्घ को डिटेल में समझेंगे, विस्तार से समझते हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है। इसमें समान स्वर दोनों तरफ आते हैं। इसकी यही एक खास बात है कि दोनों तरफ समान स्वर आते हैं और समान स्वर में भी अ, ई और उ और री, ये 4 स्वरों का ही मेल होता है। यानी दोनों तरफ पूर्व पद और उत्तर पद दोनों तरफ समान स्वर होना चाहिए और जिसका रिजल्ट दीर्घ स्वर हो जाता है, उसी स्वर का दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे आ और आ तो बड़ा आ, अ का चाहे ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, दोनों तरफ आ होना चाहिए और उसका रिजल्ट आ ही होता है। बस इतनी बात समझनी है इसमें। अब जैसे इधर ई आया है तो ई दीर्घ या ह्रस्व कोई भी ई होना चाहिए और प्लस में भी दीर्घ या फिर ह्रस्व ई होना चाहिए। यानी दोनों तरफ समान स्वर हैं तो उसका रिजल्ट उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। और जैसे आ बड़ा हो गया उसी स्वर का, ई बड़ा हो गया, ऐसे ही उ और प्लस में छोटा उ या बड़ा उ, दोनों तरफ समान स्वर हैं, इसलिए इसका रिजल्ट दीर्घ उ हो गया। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से देखें। अब जैसे यहाँ आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, अ प्लस आ बड़ा आ, उ प्लस उ बड़ा उ, ई प्लस ई बड़ा ई। इस तरह से रिजल्ट इसका दीर्घ स्वर में ही आता है। चाहे ह्रस्व स्वर हो एक तरफ या दीर्घ स्वर हो, समान स्वर होना चाहिए, इसकी शर्त है। और समान स्वर दोनों तरफ है तो उसका रिजल्ट दीर्घ स्वर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से री और री में भी आ जाता है, दोनों तरफ री अगर होगा तो उसका रिजल्ट बड़ी री यानी कि दीर्घ री हो जाएगा। अब थोड़ा से उदाहरण भी देख लें। उदाहरण के रूप में हमने देखा कि ये शब्द है परमाणु, शब्द दिया हुआ है। परमाणु को जब हमने विच्छेद किया या इसके टुकड़े किए तो हमें समझ आया कि परम प्लस अणु है ये। अब म में भी अ की आवाज़ आ रही है और अ में है, यानी दोनों तरफ स्वर हैं। अ और अ मिलकर बड़ा आ बन गया। बड़ा आ होने के कारण शब्द में म में आ की मात्रा लग गई तो वो शब्द बन गया परमाणु। तो अब आगे देखते हैं कि गुण संधि। गुण संधि में भी स्वरों का ही मेल होता है, लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग स्वर मिलते हैं तो उसका तीसरा रूप बन जाता है। ये जो ए है ये संयुक्त स्वर है, इसके माध्यम से हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि ए जो है वो संयुक्त वर्ण है, क्योंकि अ और ई मिलकर ए बनता है। अ और ई मिलने से ए बनता है, इसलिए ये संयुक्त स्वर है, इसे हम ठीक से समझ सकते हैं। अब जैसे उदाहरण, राजा इंद्र, राजा का आ और इंद्र का ई ले लिया, आ और ई। यहाँ पर भी यही चीज़ होती है कि अगर पूर्व पद में अ है, अ होना चाहिए, ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आ होना चाहिए।
और उत्तर पद में ई है, ई दीर्घ है या फिर ह्रस्व है, ई है अगर, तो अ और ई को मिलाकर हम ए ही बनाएंगे। ठीक है, अब ए बन गया तो ए की मात्रा जो है किसी व्यंजन के ऊपर इस तरह से ये लग जाती है मात्रा। अब यहाँ पे देखो राज, इन दोनों का मिलाकर ए बना, राज ए, और इंद्र ई का ये तो हो गया, ये तो मिला दिया था इसलिए इंद्र का ई मिला दिया था, इसमें ए बन गया। यहाँ बचा इंद्र, तो द्र इंद्र बना, तो राज ए जो है इसमें मात्रा के रूप में लग गया और ये इंद्र बन गया राजेंद्र, राजेंद्र ये शब्द बना, है ना। उसके बाद एक और चीज देखें कि राज यानी कि इसको और स्पष्ट रूप से देखिए, राजेंद्र, राजा प्लस इंद्र। अब इसका जो विच्छेद रूप है वो होगा राजा प्लस इंद्र, तो इसका इस तरह से हमने देखा। अब यहाँ पे अ और उ मिलाकर ओ बनता है, यानी ओ भी संयुक्त स्वर है। ये यहाँ पर प्रूफ हो गया कि ओ और ए दोनों ही संयुक्त स्वर हैं। कैसे? अ और ई मिलकर ए बना, तो फिर अ और ई मिलकर ए बना है अगर, तो फिर अ और उ मिलकर ओ बना। इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों संयुक्त स्वर हैं। इसका उदाहरण भी देख लें कि जैसे ये नर है, नर प्लस उत्तम, इसमें नर र का आ और उत्तम का उ, अ और उ मिलकर ओ बन गया। और ये जो ओ है इसको हमने र में मात्रा के रूप में लगा दिया, तो नरोत्तम ये शब्द बना, है ना, नरोत्तम। अब आगे देखते हैं और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि सूर्य और उदय। सूर्य उदय है तो सूर्य का अ और उदय का उ, अ और उ मिलकर बन गया ओ, है ना, बनकर मिलकर बन गया ओ, तो ओ जो है वो य में मात्रा के रूप में लग गया, तो बन गया सूर्योदय। इसी से गणेशः, गणेशः में गणेश गण, गण प्लस ईशः, तो गण और गण में अ आया और ईश का ई मिलकर अ और ई मिलकर ए गुण बन गया, तो गणेशा हो गया। इसी तरह से अब देखो, जैसे यहाँ पर है महेश है, महेशः को हम विग्रह करेंगे तो महा प्लस ईशः आएगा। महा का आ और ई का ईश का ई दोनों मिलकर ए बन गया ना। चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, इधर आ होना चाहिए पूर्व पद में और इधर ई, ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, लेकिन ई होना चाहिए। आ और ई मिलकर ए बनता है, ए गुण बनता है, इसलिए ये ए जो है वो हा में ए की मात्रा के रूप में लग जाएगा और शब्द बन जाएगा महेशः। अब आगे री वाले शब्द भी देख लेते हैं। री वाले शब्द में यानी कि महा प्लस ऋषि है, जैसे आया है, तो महा प्लस ऋषि को अगर हम जोड़ेंगे तो इधर आ और प्लस री अगर बनता है, आ के साथ अगर री आता है तो अर बनता है ना, आ और री बनकर अर बनता है। पहले ये देख लें, महर्षि है, महर्षि में हमने अ और री मिलाकर अर बना दिया, और उसके आगे क्या है, महा, अर और शी, है ना। महा, ये अर बीच में ये अर आ गया, इसको यहाँ लगा दिया और साथ में ये बचा शी, तो महा अर शी, इसको जब हम जोड़ेंगे तो महर, क्योंकि ये अ जो है ये इसमें आ जाएगा, ये जो मात्रा है ये वाला, तो क्योंकि महा का आ हमने इधर लगा लिया था, ऋषि का री हमने यहाँ लगा दिया था, तो यहाँ पे महा बचा, बिना स्वर का ह में हल लगा हुआ है, तो महा में हल लगा है और प्लस अर और प्लस ऋषि, तो महा अ है, ये महा में अर मिला दिया तो ये अ ह में मिल गया, तो महा हा पूरा बन गया, यानी इसमें से हल हट गया। और जो अर है, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है इसलिए ये ऊपर जाकर बैठ जाएगा कंधे पर, महर्षि, तो शब्द बन गया महर्षि। अर की साउंड आ रही है, महर्षि, इस तरह से इसको बोला जाएगा और लिखा जाएगा। देवर्षि, देवर्षि शब्द कैसे बना ये भी देख लें। इसको तोड़ा, इसको विच्छेद किया, तो देव प्लस ऋषि यानी अ और री बनकर अर बना, है ना, अ और री बनकर अर बना। अर बनने के कारण
इसको हमने यहाँ ले लिया क्योंकि देव में से अ निकल गया था तो व में हल बचा हुआ है, तो देव प्लस अर प्लस शी, देवर्षि। इसको जब हम शब्द बनाया तो ये देवर्षि इस तरह से बना, र ऊपर चला जाता है और अ इसमें मिल जाता है इस व्यंजन में, तो देवर्षि हो गया। इसी तरह से यहाँ पर ये है कि वर्षा का आ और ऋतु का री बना, तो हमारे पास शब्द ये जो बनकर आया वो बना अर आया। तो यानी कि यहाँ पर वर्ष श में से अ हट गया है, यहाँ से हमने स्वर हटा लिया था तो श में हल बचा और ऋतु का री आ गया, री का अर बने, इन दोनों का मिलाकर अर बन गया। तो वर्ष प्लस अर प्लस तू, है ना, ये वाला तू बचा सिर्फ, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया तू। अब दोनों को हमने जोड़ा, तीनों को हमने जोड़ा तो क्या बना, श में अ मिला तो श पूरा हो गया, है ना। और वर्ष, ये र तो पहले से था वर्ष, और ये जो र है ये ऊपर चला गया ताकि, क्योंकि इस र में स्वर नहीं है, तो वर्षर्तु शब्द बना। शब्द क्या बना, वर्षर्तु। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी होना, बढ़ना। अब क्या बढ़ेगा इसमें, इसका नियम है कि पूर्व पद में अ होना चाहिए और उत्तर पद में अगर ए है तो बड़ी ए हो जाएगी, है ना। और अगर पूर्व पद में अ है, अ के साथ उत्तर पद में ओ आया है तो बड़ा औ बन जाएगा, यानी ये जो मात्रा है इनमें बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे ये बड़ी ए ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब किसी अक्षर में, जब किसी व्यंजन में मिलती है तो दो पाइयाँ आ जाती हैं। म में ए मिला तो जैसे दो पाइयाँ आ गई, ऐसे ही ओ है तो औ बन जाएगा। ये जो मात्रा है ना, ये वाली पाई, इनमें बढ़ोतरी हो जाती है, इसलिए इसको वृद्धि बोलते हैं, वृद्धि संधि। अब इसका उदाहरण भी देख लें, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 है तो 1 का अ और ए, 1 का ए, अ और ए मिलकर बड़ी ए बन गया, तो शब्द बना एक कैक। का में बड़ी ए यानी दो पाई लगकर ये बड़ी ए इसमें लग गई, एक कैक शब्द बना। ऐसे ही शब्द है जल प्लस ओद, जल में जल का ल में अ है और इधर ओ का, ओद का ओ है ना, तो अ और ओ मिलकर बड़ा औ बन गया, जलौध बन गया, ठीक है ना। इसी तरह से अब आगे देखते हैं यण संधि। यण संधि क्या कहती है, यानी यण में य बनता है, ई से य और उ से व बनता है, इसलिए इसी में ही इसकी परिभाषा छिपी है, य बनता है इसमें। तो अब जैसे हमने उदाहरण लिया अत्याचार, इसको जब हम तोड़ेंगे तो अति आचार, अति का ई और आचार का आ, ई और आ मिलकर बन जाएगा य, ई और आ मिलकर बन जाएगा य। ये बड़ा आ है इसलिए या में आ की मात्रा भी लगेगी। अब ई का, क्योंकि हमने बताया था कि ई यण संधि में अगर पूर्व पद में ई आया है तो ई से य बन जाता है। इसकी शर्त यह है कि अगर पूर्व पद में ई आया है तो ई से य बन जाता है और इसके साथ में जो भी स्वर होता है वो मात्रा बनकर इसमें लग जाता है, तो इसलिए य में आ मिला तो या बन गया, है ना। अब इसको इसमें शब्द में जोड़ देंगे तो अत, क्योंकि ई में से इस ई को हमने नीचे ले लिया था, यहाँ पे सिर्फ त बचा बिना स्वर का, तो अत, और ये जो या बना है इसको हमने बीच में जोड़ दिया, प्लस या और प्लस चार, क्योंकि इसका आ भी हमने नीचे ले लिया था, तो आ चार, तो अत या, क्योंकि यहाँ पे आधा त बचा यानी इसमें स्वर नहीं है तो ये आधा त है, तो इसको हम लिखने में, यहाँ पर तो हल लगा इसलिए ये पूरा दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको जोड़ेंगे या मिलाएंगे तो अत्याचार, इस तरह से ये आधा त इसके साथ जुड़ जाएगा, अत्याचार। और यण संधि में यही पहचान होती है कि अगर ई से य बना है या फिर उ से व बना है तो उससे पहले हमेशा ही आधा अक्षर होता है, आधा व्यंजन होता है। जहाँ आधा व्यंजन पहले होता है य या वा से पहले, वहाँ पर यण संधि होती है, वहाँ पर ये वाली यण संधि होती है।
अब आगे इसका एक और उदाहरण देख लें। अब यहाँ पे हमने एक और उदाहरण लिया है सुआगतम, यानी सु का उ, पूर्व पद में उ आया है। अगर उ आया है इस संधि के इस परिभाषा के अनुसार उ का व हो जाता है, और आगतम का आ लिया, उ का व बन गया, और ये आ जो है इसमें मात्रा बनकर लिख जाएगा तो व बन गया, उ का व बन गया। अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, व को इसमें जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, इसमें से उ निकल गया तो यहाँ पर आधा सा बचा है ना, इधर आधा सा बचा। जैसे इसको फिर से मैं लिख के दिखाऊं, जब यहाँ आधा सा बचा तो हम स में हल लगाएंगे पहले हैं, फिर इन दोनों का जो व बचा, व बना है, तैयार हुआ, वो हमने ऐसे जोड़ दिया। अब उसके बाद गतम, क्योंकि आ इधर लग गया था तो बाकी बचा गतम, तो इसको हमने इस तरह से जोड़ा। तो इस स व को हमने इस तरह से जोड़ा तो स्वा बना, और गतम को और साथ में जोड़ देंगे तो स्वागतम, ये शब्द हमारे पास तैयार हुआ, स्वागतम, है ना। तो यण संधि में हमने बताया था ई से य बनता है और उ से व बनता है, यानी कि य से पहले अगर आधा अक्षर आया है तो भी, और व से पहले अगर आधा व्यंजन आया है तब भी, ये इसकी पहचान है यण संधि की, वहाँ यण संधि होती है। अब आगे देखेंगे अयादि संधि क्या कहती है। अयादि संधि का भी नियम करीब करीब वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें उसमें इधर यण संधि में पूर्व पद में ई से य बनता है और उ से व बनता है, लेकिन यहाँ पर ए आया है, पूर्व पद में ए आया है, उसके बाद कोई भी और स्वर है तो ए का अय हो जाएगा। अगर इधर ए आया है तो ए से अय हो जाएगा है, और अगर यहाँ पर बड़ी ए आई है, बड़ी ए से आय बन जाएगा, छोटी ए से अय और बड़ी ए से आय, ये इसके नियम हैं। पूर्व पद में ए आया है, उसके साथ में कोई भी भिन्न स्वर आया, कोई भी और स्वर आया है, अ है तो वो मात्रा बनकर लग जाएगा, आ है तो मात्रा बन गया, ई है तो जो भी इधर स्वर है वो इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर ए है, ए आया है तो ए का अय हो जाता है और आई का आय हो जाता है, इस बात का हमने ध्यान रखना है। तो जब हम यहाँ पर हमने देखा कि ए का अय हो गया तो शब्द क्या बना, ये ने और अन है, ने का ए हमने इधर ले लिया तो इधर न बचा, न में से स्वर निकल गया था और इन दोनों का मिलकर ये अय बना था, अय है ना। तो हमने न प्लस अय लिया और साथ में ये वाला अन ले लिया, अन का भी न बना था यहाँ पे। तो हमने क्या देखा कि न में अ मिल गया तो न पूरा हो गया, य में ये वाला अ मिल गया तो न य हो गया, और लास्ट वाला न जो है इसमें साथ जुड़ गया न य न, ये शब्द बना नयन, है ना। एक बार फिर से देख लें कि न में से हमने ए हटा लिया था तो इसलिए यहाँ पर न स्वर रहित बचा है। अब इसको हमने यहाँ लिख दिया इसलिए स्वर रहित दिखाने के लिए, न में से ए निकला और अन का ये आ हुआ, तो इन दोनों का मिलाकर ये अय बना, ये अय बना, है ना। अब यहाँ पर क्योंकि ये वाला अ अभी हमने छेड़ा नहीं है, न ए का अय बन गया है। अब यहाँ पे फिर से हमने लिखा क्योंकि यहाँ पे स्वर रहित है न, इसको न को हमने हल लगाकर यहाँ लगाया और इसमें से जो अय बना था वो हमने ये ले लिया और ये वाला अन जो है वो हमने यहाँ लिख दिया। तो न में ये वाला अ मिल गया तो न पूरा हो गया, इसका हल हट गया। अब इस य में से ये वाला अ मिला दिया तो इसका य में से हल हट गया तो यह पूरा हो गया, और न जो लास्ट में था ये हमने साथ में जोड़ दिया तो शब्द बना न य और न, नयन शब्द हमारे साथ सामने तैयार हुआ। अब एक बार और ये वाला बड़ी ए वाला भी देख ले उदाहरण। बड़ी ए से हमने देखा कि अगर बड़ी ए आती है पूर्व पद में तो ऐ का आय बन जाता है ना। उसके साथ में जो अक है, ये जो भी स्वर आता है वो इसके साथ जुड़ जाता है य में, क्योंकि न में से बड़ी ए हट गया था, इसका आय बन गया तो यहाँ पर न
बचा हल वाला। अब प्लस इन दोनों का जो आय बना उसको हमने प्लस कर लिया आय, और प्लस ये वाला अक, न प्लस आय प्लस अक, इसको हम जोड़ेंगे तो ये वाला आ इसमें मात्रा के रूप में लग गया तो बन गया ना, और ये वाला य जो है इसमें ये वाला स्वर मिल गया तो इसका हल हट गया तो बन गया य ना य और क नायक। ये शब्द हमारे सामने तैयार हुआ। नए ने अन का नयन बना और नई अक का नायक, ये शब्द बना। अयादि संधि को एक बार हम देख लेते हैं फिर से डिटेल में। अय आदि इसी में ही इसकी परिभाषा छिपी है, यानी कि अय आदि बन जाता है। कैसे? ओ है, पूर्व पद में अगर ओ आया है तो ओ का अव हो जाता है और बड़े अव का आव हो जाता है। और उदाहरण के साथ इसको समझते हैं कि अगर इधर हो आया है, हो प्लस अन आया है तो यानी इस ओ का अव हो गया है ना, और जो अन बचा था वो इसमें जुड़कर ह व न ये इसका उत्तर बन गया। इसी तरह से पो ले लें, पो प्लस अन तो पो का ओ है ये है ना, ओ से अव बना, ओ से अव बना तो इस व में ये वाला अ मिल गया तो व पूरा बन गया, और इस प में ये वाला अ मिल गया तो प पूरा बन गया। क्योंकि इसमें से हमने जब स्वर निकाल लिया ओ तो यहाँ पे हल बचा था ना, तो इस प में ये वाला अ मिल गया, इस व में ये वाला अ मिल गया तो दोनों ही पूरे हो गए तो प व न ये शब्द बना पवन, है ना। इस तरह से हम थोड़ा सा और देखें कि अगर इसके बाद में ई आए, यहाँ पर तो अ था, अ से और ये हवन बन गया। अगर भो के बाद, अगर ओ के बाद ई आए तब कैसे शब्द बनेगा ये देखते हैं। भो के बाद ई आया है कि भो ओ का तो अव बनता है ना, अव बनता है। अब ये जो ई है ये ई बनकर यानी मात्रा बनकर इसमें लग जाएगा तो शब्द बन जाएगा भविष्य। भो प्लस ई है और साथ में श्य बन गया, भो प्लस ई बराबर ये श्य, तो ये बना भविष्य, है ना। इसी तरह से पो प्लस ई है और साथ में त्र। अब पो का अव बना, पो का ओ का अव बना और ई इसमें मिल गया स्वर बनकर तो ई और त्र है ये त्र, तो ये पवित्र, व में ई मात्रा बनकर लग गया तो पवित्र ये शब्द बना, है ना। इसी तरह से और शब्द देखें, बड़े औ वाला, यहाँ पे था हमने सीखा था कि ओ है तो अव बन गया, बड़ा औ है तो आव बन गया। तो आव वाले शब्द भी देख लेते हैं। पौ प्लस अन है तो पावन, क्योंकि औ से आव बना, आव व बना और ये वाला आ जो था वो वा में मिल गया तो व भी पूरा हो गया तो पावन। पौ अक पावक, नौ अक नाविक, यहाँ पे ई जो है वो मात्रा बनकर इसमें लग गया क्योंकि औ का तो आव बना और ई इसमें मात्रा बनकर लग गया तो नाविक। भाव उक, यहाँ अगर ऊ आया है तो ऊ भी मात्रा बनकर इसमें लग जाएगा। भाव का भाव बना, ऊ इसमें मिला तो भावुक ये शब्द तैयार हुआ। इसमें एक छोटी सी बात और बता दूं कि यण संधि और अयादि संधि में एक छोटा सा अंतर है जिसकी पहचान आपको होनी चाहिए, क्योंकि बने हुए शब्द जो होते हैं जैसे पावक, इसमें भी व भी आया है और इसमें य भी आता है। जो यण संधि होती है उसमें व या य से पहले आधा व्यंजन आता है, लेकिन अयादि संधि में य या व से पहले पूरा व्यंजन होता है, पूरा अक्षर होता है, इसमें आधा नहीं होता। यण संधि में आधा अक्षर होता है। तो ये इसकी पहचान अपने दिमाग में रख लो। कोई भी शब्द परेशान ना करे, कोई भी शब्द आप झट से पहचान लो। तो पहचान करने के लिए हमने क्या देखना है, यण संधि में ई या व से पहले आधा अक्षर होता है, आधा व्यंजन होता है, और यण और अयादि संधि में आधा नहीं होता, है ना, आधा नहीं होता यानी कि पूरा अक्षर होता है, पूरा व्यंजन होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।